नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे के आज के अंक में आपका स्वागत है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए-नए सांचों में ढलते हैं। क्या आपको याद है ये वाली धुन? रोज रात 8 बजे हर घर में सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे और स्क्रीन पर उभरते थे तुलसी, मिहिर, बा जैसे नाम। ये सिर्फ किरदार नहीं, हम आप जैसे ही थे। हर परिवार अपने सारे दुख दर्द को भूलकर वीरानी परिवार के दुख दर्द में उलझ जाता था। हम बात कर रहे हैं टेलीविजन के इतिहास के सबसे चर्चित सीरियल सास भी कभी बहू थी का। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? इतनी पुरानी बातों का मतलब क्या है? इसकी वजह है स्मृति ईरानी, जो इस सीरियल की लीड एक्ट्रेस थी और बाद में जिन्होंने राजनीति में भी बहुत नाम कमाया। वे एक बार फिर लौटकर पर्दे की तरफ आ रही है। क्या वे एक बार फिर अपनी किस्मत टीवी इंडस्ट्री में आजमाना चाहती है? क्या उनके और भाजपा के रिश्तों का रंग बदल चुका है? कई सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस शिखर पर वो थी लोकप्रियता के और राजनीति में भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था, उससे यदि वो फिर से लौट रही है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ राज है, जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्मृति ईरानी एक नाम, जो कभी टेलीविज़न की पहचान थी, जिसने तुलसी वीरानी का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पैठ बनाई थी और इसी वजह से उन्हें राजनीति में भी भरपूर मौका मिला था। वो स्मृति ईरानी सियासत में भी अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया। टीवी में अपने पैर जमाने में स्मृति ने जितने संघर्ष किया होगा, उससे ज़्यादा संघर्ष उन्होंने सियासत में किया। सियासत में किसी भी नए नेता का, किसी भी परिवार से ना आने वाले नेता का जमना असंभव सा होता है। लेकिन उस स्थिति में स्मृति ईरानी ने न सिर्फ बीजेपी में अपना संगठन में अपना रुतबा जमाया, बल्कि सरकार में भी, वह भी नरेंद्र मोदी की सरकार में, उन्होंने अपने काम के दम पे, अपनी भाषण शैली के दम पे और अपने निर्णयों के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया था। पार्टी ने उन्हें 2014 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में उतारा। लेकिन वो चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके सामने थे राहुल गांधी, जो राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी थे, जिनके साथ गांधी परिवार की एक विरासत, एक लेगेसी थी, जिससे निपटना स्मृति ईरानी जैसे नवोदित नेता के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन स्मृति ने हिम्मत नहीं हारी। स्मृति ने अमेठी में राहुल गांधी को कड़ा मुकाबला दिया और उसके बाद अगले 5 साल वे अमेठी में ही डट के बैठी रही। ये वो समय था जब पार्टी ने उन पर पूरा भरोसा जताया। चुनाव हारने के बावजूद नरेंद्र मोदी की पहली बार बनी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया और मंत्रालय भी ऐसा वैसा नहीं। उनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री रही, उनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रहा, उनके पास कपड़ा मंत्रालय रहा, उनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रहा। बड़े-बड़े विभाग रहे, जो कि सरकार की छवि से सीधे जुड़े होते हैं और एक टास्क के रूप में उन्होंने अपने काम को संपादित किया। लेकिन हमेशा सभी दिन एक समान नहीं होते। 2014 में हार के बाद 2019 में उन्होंने फिर से अमेठी में जाकर मोर्चा संभाला और राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। न सिर्फ टक्कर दी, बल्कि उस अमेठी सीट को, जो कि गांधी परिवार की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी, जहां संजय गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहले चुनाव जीत चुके हों, उस सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। एक बहुत बड़ी पराजय थी, एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। उसके बाद उनका जो इकबाल था, वो और बुलंद हुआ। उन्होंने राहुल गांधी सरी के नेता को हराने के बाद उनके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आया। शायद वो उतनी मेहनत फिर से नहीं कर पाई जितनी अपेक्षित थी। उन्होंने अमेठी पर कम ध्यान दिया और नतीजा क्या हुआ? 2024 के चुनाव आते-आते वे अलोकप्रियता की शिकार हो गई। 2024 में उनका मुकाबला हुआ किशोरीलाल शर्मा से, जो गांधी परिवार के एक वफादार, निष्ठावान कार्यकर्ता थे। आप सोच सकते हैं, जिन राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी थी, उस राहुल गांधी की पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता, जो पिछले चुनावों में चुनाव के संचालन में अपनी महती भूमिका निभाते थे, उनसे स्मृति ईरानी बुरी तरह से परास्त हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि इसके बावजूद पार्टी उनके साथ न्याय करेगी,
उन्हें फिर से राज्यसभा के मार्फत संसद की सदस्यता दिलाई जाएगी और वो तीसरी बार भी मोदी सरकार में मंत्री बनेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बारी आई दिल्ली चुनाव की। लगा कि शायद स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा में पार्टी प्रोजेक्ट करे और एक महिला उम्मीदवार के तौर पर उनका इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। बारी आई पार्टी अध्यक्ष के रूप में चयन की। तब एक बार फिर लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि यदि पहली बार बीजेपी अपनी जो पुरुषवादी जो उसकी छवि है उसको तोड़ते हुए यदि किसी महिला को उम्मीदवारी देती है, तो जो 3-4-5 नाम थे प्रमुख, उसमें एक स्मृति ईरानी का नाम भी था, क्योंकि स्मृति राजनीति में धूमकेतु की तरह चमक के उभर के सामने आई थी। इस बार भी उन्हें जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने शायद अपने पुराने फील्ड में लौटने का ही निश्चय कर लिया। हालांकि भी कंफर्म नहीं है, न बीजेपी की ओर से कोई कंफर्मेशन आई है, न ही निर्माता उनकी तरफ से, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है और जिस तरीके से स्मृति ईरानी मंच पे आ रही हैं और किसी सोशल मीडिया पे भी उन्होंने सास भी कहूँ कभी बहू थी वाले उसका पोस्टर जो रिलीज किया है, उससे लगता है कि वो फिर से अपने पुराने आशियाने की ओर लौट रही है। कभी टीवी की आदर्श बहू जो बाद में सियासत की ताकतवर नेता बनी, अब वापस टीवी में लौटना चाह रही है। इसकी कुछ वजह होगी। इस वजह का खुलासा जब होगा तब होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि स्मृति राजनीति में कुछ समय के लिए एक विश्राम चाहती है। हो सकता है यह उनका कमबैक नहीं, एक क्रिएटिव ब्रेक हो। आमतौर पर नेता लोग ऐसे ब्रेक लेकर या तो अध्ययन यात्रा पर निकलते हैं या कोई बुक वगैरह लिखते हैं, लेकिन स्मृति अपने पुराने ही फील्ड में लौटना चाह रही है। देखना होगा कि लोग इसे किस रूप में लेते हैं, राजनेता किस रूप में लेते हैं और टीवी इंडस्ट्री उन्हें किस रूप में लेती है। पिछले दिनों एक टॉक शो में उन्होंने इस खुलासा किया था कि वो 2014 के आसपास भी एक बार सास भी कभी बहू थी का जो पार्ट 2 आ रहा है उसकी तैयारी कर रही थी। साथ ही वो एक फिल्म भी करना चाहती थी ऋषि कपूर के साथ, लेकिन 2014 के चुनाव के बाद उनके पास पीएमओ से फ़ोन आया और वो उन्हें मंत्री पद ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार लिया। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट था एकता कपूर का, ये कुछ समय के लिए, कुछ समय तो क्या एक दशक के लिए ही एक तरीके से पूरी तरह टल चुका था, और अब वापसी यदि स्मृति कर रही है, इसका मतलब उन्होंने राजनीति से कुछ समय के लिए विश्राम की ठान ली है। एक ऐसी कहानी जो कब अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। स्मृति ईरानी एक बार फिर टेलीविजन सेट्स के माध्यम से आपके घरों तक पहुंच रही है। क्या यह सिर्फ एक केमियो होगा या उनके जीवन की सबसे बड़ी पटकथा? नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप स्मृति ईरानी को फिर से छोटे पर्दे पर देखना चाहते हैं। चलिए, आज बातचीत यहीं तक। कल एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।